गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ आवर लेक्चर 7th। तो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 सेक्शंस है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में फर्दर 2 चैप्टर्स है, दैट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, और सेक्शन बी में है केमिकल बॉन्डिंग एंड आयनिक सॉलिड्स। तो वी हैव डन विद द एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो अब जो हमने स्टार्ट करना है वो टॉपिक स्टार्ट करना है सेक्शन बी से, दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग इज चैप्टर 3rd ऑफ योर बुक। नाउ फर्स्ट विल स्टडी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी was discovered by W. Hitler and F. London. There are some assumptions for the valence bond theory. What are those assumptions? You have already studied in your 11th class. There are few assumptions for valence bond theory. First assumption is atoms do not lose their identity even after the formation of molecule. अगर मॉलिक्यूल बन भी जाता है तो एटम अपनी आइडेंटिटीज़ लूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, वैलेंस मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व। सो बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू इंटरैक्शन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 2 atoms and inner electrons doesn't take part. Inner electrons do not take part in bonding. ठीक है, so bond is formed due to interaction of valence electron. Only valence electron lose their identity, other electrons remain unaffected. ठीक है, formation of bond is accompanied by the release of energy. तो bond कैसे form होता है वो तो हमें पता ही है, जब bond form होता है energy release होती है। Larger the decrease in energy, stronger is the bond. Means larger the release in energy, stronger is the बॉन्ड उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, अब आपने कुछ थ्योरम्स पढ़नी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ने से पहले। मान लो आपके पास 2 डिफरेंट एटम्स है ए एंड बी, तो साई ए एंड साई बी आर द रिस्पेक्टिव वेव फंक्शन ऑफ एटम्स ए एंड बी। ठीक है, ई ए एंड ई बी आर द कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जीज टू द एटम ए एंड एटम बी। तो अगर आपके पास 2 डिफरेंट वेव फंक्शंस होते हैं तो हमें टोटल वेव फंक्शन उस सिस्टम के लिए लिखना है। एक सिस्टम में 2 एटम है ए एंड बी, उनके डिफरेंट वेव फंक्शंस है, तो आपने उस सिस्टम का टोटल वेव फंक्शन लिखना है। तो वेव फंक्शन क्या हो जाता है, प्रोडक्ट हो जाता है साई ए इंटू साई बी, एंड एनर्जीज क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है, दैट इज़ ई ए प्लस ई बी। नाउ इफ सिस्टम कंटेन सेवरल वेव फंक्शन, उसमें एटम 2 ही है बट वेव फंक्शन बहुत सारे होंगे उनके, वो भी आप स्टडी करोगे। तो अगर एटम 2 है बट वेव फंक्शन बहुत सारे हैं, साई 1 साई 2 साई n तक, तो अगर बहुत सारे वेव फंक्शन होते हैं तो हम टोटल वेव फंक्शन को डिस्क्राइब करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन से। कैसे डिस्क्राइब करते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन से। सो C1 ψ1 C2 ψ2 अप टू Cn ψn। C1 C2 आर द कोफिशिएंट्स विच इंडिकेट्स कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच वेव फंक्शन। C1 C2 क्या इंडिकेट करता है, कॉन्ट्रीब्यूशन। C1 इंडिकेट करता है ψ1 का कॉन्ट्रीब्यूशन, C2 ψ2 का। ऐसे डिफरेंट कोफिशिएंट डिफरेंट वेव फंक्शन का कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब आपने पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, किसको माइंड में रखते हुए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। ठीक है, तो आपके पास 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, HA एंड HB। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन एटम होंगे, दैट इज़ HA एंड HB। अब आपने मानना है देयर इज़ नो इंटरैक्शन बिटवीन एटम्स ए एंड बी। हम डिफरेंट अजम्पशंस के साथ इस मॉलिक्यूल की थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे। तो व्हेन देयर इज़ नो इंटरैक्शन बिटवीन एटम्स ए एंड बी, तो वेव फंक्शन क्या होता है, साई ए इंटू साई बी। टोटल मतलब टोटल सिस्टम का वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, साई ए इंटू साई बी। अभी मैंने आपको थ्योरम से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, बट वेन वी ब्रिंग दैम क्लोजर, अगर हम उनको क्लोज ले आते हैं, देयर विल बी इंटरैक्शन बिटवीन दैम। पॉसिबिलिटी है कि उनमें इंटरैक्शन होगी। किस तरह की इंटरैक्शन हो सकती है, अट्रैक्टिव इंटरैक्शन हो सकती है और रिपल्सिव इंटरैक्शन हो सकती है। तो अट्रैक्टिव इंटरैक्शन किस में होगी, हाइड्रोजन एटम में होगी और इलेक्ट्रॉन 2 में हो सकती है। ये 1-2 जस्ट रिप्रेजेंटेशन है फ़िलहाल के लिए। तो हाइड्रोजन एटम में होगी, ए में E2 में हो सकती है, न्यूक्लियस बी का होगा, E1 में इंटरैक्शन हो सकती है। ठीक है, रिपल्सिव इंटरैक्शन क्या होगी, देखो अट्रैक्शन किस किस के बीच में होगी, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में ही होगी। रिपल्शन किस किस के बीच में होगी, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में होगी और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सेम चार्जेस के बीच में क्या होगी, रिपल्शन। ऑपोजिट चार्जेस में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। ठीक है, तो अभी आपने एक बार फर्स्ट अजम्पशन मान के चलनी है, देयर इज़ नो इंटरैक्शन बिटवीन द 2
एटम्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक HA1 HB2, इसका मतलब क्या है कि जो हमने रिप्रेजेंट कर दिया, HA का इलेक्ट्रॉन को हमने 1 से रिप्रेजेंट कर दिया और हाइड्रोजन एटम B वाले के इलेक्ट्रॉन को 2 से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो 1 रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन विद HA एंड 2 रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन विद HB। तो फर्स्ट अजम्पशन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्टिंग्विशेबल। डिस्टिंग्विशेबल मतलब अगर 1 A के पास है तो A के साथ 1 ही कंसीडर होगा, अगर 2 B के साथ है तो उसको B के साथ ही कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर कंबाइंड वेव फंक्शन लिखना है हमने। मैंने बोला वेव फंक्शन अगर 2 ही हैं, 2 एटम के लिए, तो हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ब्रैकेट में A वेव फंक्शन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन है और B के साथ कौन सा इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कि A के साई A1 हो गया, साई B2, मीन्स A हाइड्रोजन एटम A के साथ कौन सा इलेक्ट्रॉन है, 1, और B के पास कौन सा है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके बेसिस पे इलेक्ट्रॉन डिस्टिंग्विशेबल हो गए कि A के साथ 1 ही रहेगा, B के साथ 2 ही रहेगा। तो उन्होंने एक कर्व रिप्रेजेंट की, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी और विद रिस्पेक्ट टू R पोटेंशियल एनर्जी प्लॉट किया, ठीक है। ये लाइन आपने कंसीडर नहीं करनी है, ये लाइन बाय मिस्टेक ड्रॉ हुई है। तो ये वाली लाइन है जहाँ पर मैंने इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कंसीडर किया है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये एक्स एक्सिस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, ठीक है, ये 0 वैल्यू है। तो अगर मैं फर्स्ट वेव फंक्शन के अकॉर्डिंग कर्व ड्रॉ करूँ तो कैसे ड्रॉ हो रही है, वो कह रहे हैं कि जब 2 हाइड्रोजन एटम एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं तो मीन्स उनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो रहा है। तो डिस्टेंस अगर कम हो रहा है तो एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और एक पॉइंट आ गया जहाँ पर एनर्जी क्या है, मिनिमम है। जहाँ एनर्जी मिनिमम है इसका मतलब वहाँ वो बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद अगर आप फर्दर क्लोज लाओगे तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और कम हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगी, बॉन्ड स्टेबल नहीं होगा, इसलिए एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो 1 कर्व है ये किसके लिए है, इस वेव फंक्शन के लिए है, ठीक है। अब अगर आप कर्व 1 को देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी आती है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एनर्जी रिलीज होती है, वो हो रही है 24 किलो जूल पर मोल, और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस उनमें कितना शो हो रहा है, 0.90 ऑंगस्ट्रॉम। बट एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो होती है, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो है 458 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पर, यहाँ 24 है, यहाँ 458। इसका मतलब फर्स्ट वेव फंक्शन में अभी बहुत मॉडिफिकेशन और बहुत इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। और एक्सपेरिमेंटल आर की वैल्यू कितनी है, 0.74 ऑंगस्ट्रॉम। तो यहाँ भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमने डिफरेंट इम्प्रूवमेंट्स लगानी है, ठीक है। तो इसका मतलब इक्वेशन 1 डजंट गिव गुड रिजल्ट, दैट इज़ इग्नोर्ड सम इंटरैक्शन, कुछ ना कुछ इंटरैक्शन उसने इग्नोर की है, ठीक है। तो अब आपने इम्प्रूवमेंट क्या लगानी है, देखो फर्स्ट क्या इम्प्रूव कर सकते हैं हम, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जो हमने पहले कंसीडर किया कि 1 इलेक्ट्रॉन ए के साथ रहेगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन बी के साथ, ऐसा ज़रूरी नहीं है क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन में डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते। सेकेंड इज स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, थर्ड इज आयनिक कैरेक्टर ऑफ H बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट इम्प्रूवमेंट लगानी है, दैट इज़ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस ग्राफ, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये मैंने आपको इंटरैक्शंस एक्सप्लेन की है कि इलेक्ट्रॉन के बीच में ये अट्रैक्टिव इंटरैक्शन होगी, सॉरी इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सिव, ये वाली इंटरैक्शन है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्टिव इंटरैक्शन, फिर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्टिव और न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सिव इंटरैक्शन है, ठीक है। अब हम फर्स्ट इम्प्रूवमेंट लगाते हैं, दैट इज़ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट असम्पशन दैट इज इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्टिंग्विशेबल वाज रॉन्ग, कि इलेक्ट्रॉन डिस्टिंग्विशेबल है, ऐसा नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। तो व्हेन मॉलिक्यूल इज फॉर्म 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल, जब एक बार मॉलिक्यूल बन गया है, शेयरिंग होगी है इलेक्ट्रॉन की, तो हम उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि जो वो बॉन्ड बना है उसमें 1 ए के साथ कौन सा इलेक्ट्रॉन है और बी के साथ कौन सा इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल क्या कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन 1 कैन बी क्लोजर टू न्यूक्लियस ए एंड बी,
जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो ए के भी क्लोज हो सकता है और बी के भी हो सकता है. इलेक्ट्रॉन 2 कैन बी क्लोजर टू न्यूक्लियस ए एंड बी. 2 भी ए और बी में से किसी के भी क्लोज हो सकता है. तो हम यहाँ पर 2 स्टेट डिटरमाइन करते हैं, ये और ये. इस फर्स्ट स्टेट में क्या है कि ए के साथ 1 इलेक्ट्रॉन है, बी के साथ सेकेंड इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. दूसरी स्टेट क्या हो सकती है, ए के साथ सेकेंड इलेक्ट्रॉन हो सकता है, बी के साथ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर सकते हैं हम. ठीक है. तो इसके लिए आप वेव फंक्शन क्या बनाओगे, साई ए 1 एंड साई बी 2. ठीक है. और इस स्टेट के लिए वेव फंक्शन क्या बनाओगे, साई ए 2 एंड साई बी 1. तो 2 डिफरेंट वेव फंक्शंस आ गए ना. अब देखो ये तो वेव फंक्शन है ही हाइड्रोजन एटम के लिए, बट उसके अलावा आपने 2 नए वेव फंक्शन और ला दिए हैं इनके साथ. ठीक है. तो अब जो ट्रू वेव फंक्शन होगा वो इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा. वो क्या होगा, इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन. तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना. पहले सिंपल था, ए और बी 2 वेव फंक्शन थे, बट अब नए वेव फंक्शन आ गए इन दोनों को मिला के, दैट इज साई 1 एंड साई 2. ठीक है. अब जब ये 2 वेव फंक्शन आ गया हमारे पास, साई 1 एंड साई 2, तो ट्रू वेव फंक्शन क्या हो गया, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेव फंक्शन. तो ट्रू वेव फंक्शन हुआ C1 साई 1 प्लस C2 साई 2. ये आपके पास टोटल वेव फंक्शन हो गया सिस्टम का. ठीक है. C1 एंड C2 आर कॉन्ट्रीब्यूशन. ठीक है, फॉर साई 1 एंड साई 2. ठीक है. अब C1 साई 1 की जगह मैं पुट कर दूँ. देखो साई 1 की जगह मैं क्या पुट करूँगी, साई A1 साई B2. इसको यहाँ रख लेते हैं. साई 1 की जगह मैंने पुट कर दिया ये वाला साई A1 साई B2 प्लस C2 साई 2 की जगह मैंने पुट कर दिया साई A2 साई B1. ठीक है. अब C1 C2 गिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ साई 1 एंड साई 2 टू ट्रू वेव फंक्शन. ठीक है. बोथ वेव फंक्शंस आर इक्वली प्रोबेबल. दोनों वेव फंक्शन कैसे हैं, इक्वली प्रोबेबल हैं. कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है स्टेट 1 स्टेट 2 में से. तो हम क्या करते हैं, वेट ऑफ वेव फंक्शन 1 इज इक्वल टू वेट ऑफ वेव फंक्शन 2. दोनों का वेट क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं. और वेट जो होता है वो होता है स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट के इक्वल. तो C1 स्क्वायर इज इक्वल टू C2 स्क्वायर. तो C1 इज इक्वल टू प्लस माइनस C2. तो हमारे पास C1 क्या आ गया यहाँ पर, प्लस माइनस C2. अब हम एज्यूम करते हैं अगर C1 मैंने प्लस 1 ले लिया, मीन्स 1 ले लिया, तो C2 क्या हो सकता है, प्लस माइनस 1 हो सकता है. ठीक है. तो यहाँ पर 2 कंडीशन बन गई. एक बार C1 तो 1 है, C2 क्या ले लिया, प्लस 1. दूसरी बार C1 1 ही रहा, C2 क्या लिया आपने, माइनस 1. तो यहाँ पर 2 वेव फंक्शन न्यू जनरेट हो गए हैं. किससे आए हैं, ये इसी से आए हैं, कोई नए जनरेट नहीं हुए हैं, इससे आए हैं. C1 C2 पुट करना है बस आपने. तो एक बार C1 को 1 पुट किया, C2 को भी 1 पुट किया. तो वेव फंक्शन यहाँ पर 1 1 पुट करने के बाद C1 C2 को, तो ये क्या बन गया, साई 1 साई B2 प्लस साई 2 साई B1. इसको बोलते हैं सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन. ठीक है. फिर आपने क्या किया, C1 तो 1 ही रहा, C2 को क्या पुट किया, माइनस 1. तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, साई A1 साई B2 माइनस साई A2 साई B1. ये जो होता है ये होता है एंटी सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन के लिए. अभी बताती हूँ आपको. तो साई प्लस और साई माइनस के लिए यहाँ पर 2 कर्व्स हैं. साई प्लस के लिए जो कर्व है वो है कर्व 2. ये वाली कर्व जो है ये किसके लिए है, साई प्लस के लिए. ठीक है. और साई माइनस के लिए जो कर्व है वो है ये वाली कर्व. तो ये वाली कर्व तो कंसीडर ही नहीं हो पाएगी, नॉन बॉन्डेड स्टेट है ये. कैसी स्टेट है, नॉन बॉन्डिंग. अब ये नॉन बॉन्डिंग स्टेट क्यों है, देखो जब 2 एटम्स अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को तो एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज ही हो रही है, जबकि एनर्जी क्या होनी चाहिए, पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज. तो दिस इज द नॉन बॉन्डिंग स्टेट, इसलिए इसको क्या बोला है, एंटीसिमेट्रिक कॉम्बिनेशन. तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे. तो कर्व 2 जब आपने देखा तो कर्व 1 से उसकी कर्व 2 की एनर्जी क्या है, कम है. तो जैसे जैसे वो पास आ रहे हैं एनर्जी कम हो रही है, बॉन्ड फॉर्म हो गया, एनर्जी मिनिमम हो गई, फिर एनर्जी इंक्रीज होनी स्टार्ट हो गई. ठीक है. तो वो जो एनर्जी की वैल्यू है वो है सेकेंड कर्व से 303. पहले 24 थी, अब कितनी होगी, 303 किलोजूल पर मोल. मतलब कुछ तो क्लोज पहुंची है. और आर की वैल्यू कितनी होगी, 0.80 एंगस्ट्रॉम. कर्व 3 नॉट कंसीडर बिकॉज इट इज़ अ नॉन बॉन्डिंग
स्टेट। अब आपके पास एक टर्म आती है एक्सचेंज एनर्जी, आपको पता होना चाहिए एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है, द एडिशनल लोवरिंग इन एनर्जी फॉर मॉलिक्यूल ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू हाइड्रोजन आटम। पहले आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टिंग्विशेबल कर दिया, ए के साथ 1 ही रहेगा, बी के पास 2 ही रहेगा, बट जब इलेक्ट्रॉन डिस्टिंग्विशेबल नहीं है तो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है यहाँ पर बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम, तो उसकी वजह से क्या हो रही है, एनर्जी लोअर हो रही है। तो इस एनर्जी डिफरेंस को हमने क्या बोला है, एक्सचेंज एनर्जी। ये क्या है आपके पास, एक्सचेंज एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को अब हमने इनडिस्टिंग्विशेबल कंसीडर कर लिया है, ठीक है। तो कितनी एक्सचेंज एनर्जी है, 279 किलो जूल पर मोल। इंस्टेड ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन वी कैन से दैट एनर्जी इज लोअर ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन बाय 2 न्यूक्लियाई। तो अब हम एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बजाय ये बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, वो दोनों न्यूक्लियस से अट्रैक्शन शो कर रहा है, ठीक है। तो जो साई प्लस वेव फंक्शन है वो कोवेलेंट वेव फंक्शन है। कैसा वेव फंक्शन है, कोवेलेंट, क्योंकि देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ए के साथ है तो दूसरा बी के साथ है, अगर दूसरा ए के साथ है तो पहला ए के साथ है, ठीक है। मतलब हर एक न्यूक्लियस के पास क्या है, एटम के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा, वो कोई भी हो, ठीक है। तो साई प्लस कैसा वेव फंक्शन है, कोवेलेंट वेव फंक्शन है, कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं है यहाँ पर। तो फर्स्ट इम्प्रूवमेंट तो हुई, बट फिर भी एनर्जी में अभी बहुत डिफरेंस है। तो सेकेंड इम्प्रूवमेंट क्या थी, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो साई प्लस इज इम्प्रूव्ड, अब ये जो न्यू वेव फंक्शन आया इसको हमने इम्प्रूव किया बाय स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम शील्ड्स द इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम। हमने स्क्रीनिंग इफेक्ट कंसीडर नहीं किया, जब कंसीडर किया तो आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर सकता है। तो द इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम शील्ड द इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम फ्रॉम न्यूक्लियस। सो इंस्टेड ऑफ फुल चार्ज जेड इफेक्टिव इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो फुल चार्ज तो फील नहीं करेगा दूसरा इलेक्ट्रॉन, कुछ ना कुछ कम चार्ज फील करेगा। तो अगर हमने z इफेक्टिव कंसीडर किया तो हमारे पास कर्व 4 आई, ठीक है। कर्व 4 कौन सी है, ये वाली कर्व है, यहाँ से ये, ठीक है। उससे स्क्रीनिंग इफेक्ट को कंसीडर करने के बाद एनर्जी और लोअर होगी है, इसका मतलब ये फैक्टर भी इम्पॉर्टेंट था। तो एनर्जी कितनी आ गई, 365 किलो जूल पर मोल, बट अभी भी 458 किलो जूल चाहिए। तो इसका मतलब देयर इज़ अ नीड ऑफ फर्दर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो फिर हमने थर्ड इम्प्रूवमेंट लगाई, दैट इज आयनिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब आयनिक कैरेक्टर कैसे कंसीडर किया, नाउ आयनिक मतलब एक के पास इलेक्ट्रॉन होगा दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो इट इज़ पॉसिबल दैट बोथ द इलेक्ट्रॉन में साइमल्टेनियसली प्रेजेंट नियर टू वन न्यूक्लियस। ऐसी पॉसिबिलिटी है कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के पास हो और दूसरे के पास ना हो। तो और अदर विच रिजल्ट्स इन आयनिक कैरेक्टर, ठीक है। मीन्स इट इज़ पॉसिबल दैट बोथ द इलेक्ट्रॉन में साइमल्टेनियसली प्रेजेंट नियर टू वन न्यूक्लियस और अदर, दोनों में से किसी के पास भी मतलब एक टाइम पे एक ही न्यूक्लियस के पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है, चाहे वो ए हो चाहे बी हो, विच रिजल्ट्स इन आयनिक कैरेक्टर। तो यहाँ पर भी 2 वेव फंक्शन बनेंगे। देखो एक हो सकता है ए के पास दोनों इलेक्ट्रॉन हो, बी के पास हो ही ना, ठीक है। तो उसके लिए वेव फंक्शन क्या होगा, अगर ए के पास दोनों इलेक्ट्रॉन है तो एच ए नेगेटिव एच बी पॉजिटिव, आयनिक कैरेक्टर आ गया हमारे पास। तो वेव फंक्शन कैसे लिखोगे आप, साई ए 1 साई ए 2, बी के पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, उसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों इलेक्ट्रॉन बी न्यूक्लियस के पास हो, तो क्या हो सकता है एच ए एच बी 1 2, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, एच ए प्लस एच बी माइनस। इसके लिए वेव फंक्शन क्या होगा, एच बी 1 एंड साई बी 1 एंड साई बी 2। तो अब देखो यहाँ पे भी 2 वेव फंक्शंस आ गए ना, तो अब दिस विल इंक्रीज द, अब देखो यहाँ पर क्या आयनिक कैरेक्टर है, तो आयनिक कैरेक्टर विल इंक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम विच कॉज इंक्रीज इन बॉन्ड एनर्जी। मीन्स बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, बट बॉन्ड फॉर्मेशन होने के बाद जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होएगी, ठीक है। तो अब आपने साई आयनिक वेव फंक्शन बनाना है, क्या बनाना है, आयनिक वेव फंक्शन। जब देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होती है तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है। तो अब यहाँ पर आपने आयनिक कैरेक्टर वेव फंक्शन लिखना है। तो आपके पास 2 वेव फंक्शन आए, साई ए 1 साई ए 2,
नेक्स्ट इज psi-b1 psi-b2, तो psi-1 psi-2 प्लस psi-b1 psi-b2, ठीक है, दोनों की कंट्रीब्यूशन इक्वल है, इसलिए हमने वो C1 C2 वाला नहीं किया, वहाँ पर भी C1 C2 वाला कंसीडर करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस वाला कंसीडर करेंगे, माइनस वाला नहीं करेंगे, ठीक है। बट आपको पता है कि कोई भी मॉलिक्यूल ना ही प्योरली आयनिक होता है और ना ही प्योरली कोवेलेंट है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, वेव फंक्शन आएगा दैट इज साई कोवेलेंट प्लस लैम्डा टाइम साई आयनिक, मीन्स कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर भी होगा और कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर भी होगा, तो लैम्डा इज द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आयनिक कैरेक्टर, ठीक है। साई कोवेलेंट हमने देखा था, क्या था साई कोवेलेंट, कि ए के पास 1 बी के पास 2 इलेक्ट्रॉन, या फिर ए के पास 2 बी के पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो psi-1 psi-b2 प्लस psi-2 psi-b1, ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम आयनिक अभी देखा हमने, आयनिक कौन सा है, ये वाला हमारे पास आयनिक वेव फंक्शन है, तो आयनिक में क्या हो गया, लैम्डा टाइम psi-1 psi-2 प्लस psi-b1 psi-b2, ठीक है, तो लैम्डा कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आयनिक वेव फंक्शन टूवर्ड्स ट्रू वेव फंक्शन, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के लिए लैम्डा डिटरमाइन है दैट इज 0.17, तो हमारे पास कर्व 5 आएगी, बट कर्व 5 मैंने यहाँ शो नहीं की है, तो वो आपने बुक में ही देखनी है, तो कर्व 5 की एनर्जी कर्व 4 की एनर्जी से भी और भी कम होएगी, ठीक है, तो एनर्जी डिक्रीज होके कितनी आ गई, 388 किलो जूल पर मोल, और इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस कितना आ गया, 0.75 ऑंगस्ट्रॉम, मीन्स अभी भी 458 नहीं है बट क्लोजर टू 458 है। तो फर्दर जैम्स एंड कूलेज दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्दर इम्प्रूव किया वेव फंक्शन को, दैट इज साइज 13, साई कितने टर्म्स कंटेन कर रहा है उसमें, 13 टर्म्स, ये आपको याद नहीं करना है। उसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी है, 455 किलो जूल पर मोल, और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस 0.74 ऑंगस्ट्रॉम हो गया। फिर कॉलोस एंड रूथन ने साई में 50 टर्म्स इंक्लूड की, उन्होंने कुछ फर्दर इम्प्रूवमेंट की, तो बॉन्ड एनर्जी कितनी आ गई, 458 किलो जूल पर मोल, और आर कितना आ गया, 0.74 ऑंगस्ट्रॉम। तो मतलब यहाँ पर कॉलोस और रूथन की करेक्शन बिल्कुल सही मानी गई, ठीक है। तो मतलब ये एक्चुअल में ट्रू वेव फंक्शन कौन सा हुआ, ये, बट इसको फर्दर इम्प्रूव किया जिन्होंने बहुत सारी टर्म्स कंसीडर की, वो हमने स्टडी नहीं करना है, आपने यहीं तक स्टडी करना है, ठीक है। ये तो था हमारा वेव फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल थ्रू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब आपके पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस भी आती हैं, दैट लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इट इज़ अप्लाइड टू ओनली फ्यू सिंपल सिस्टम। देखो ये सिंपल सिस्टम के साथ ही अप्लाई होती है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम के साथ अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई हो जाएंगे, बहुत अजम्पशन लेनी पड़ेंगी हमें वेव फंक्शन के लिए, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच बॉन्ड। जो बॉन्ड बन रहा है अगर वो शेयरिंग से बन रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन हर एक एटम से कंसीडर होगा। देयरफॉर कोऑर्डिनेशन वैलेंसी इज नॉट एक्सप्लेन, इसमें कोऑर्डिनेशन वैलेंसी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से कंसीडर करेंगे, ठीक है। बॉन्ड अगर आप शेयरिंग से कंसीडर कर रहे हो तो कोऑर्डिनेशन वैलेंसी एक्सप्लेन नहीं हो पाएगी, तो ये एक लिमिटेशन है। अब आपको पता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए, तो एक से ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, फिर रेजोनेंस हाइब्रिड बनती है, तो उन्होंने बोला कि रेजोनेंस की वजह से इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट वन स्ट्रक्चर विच कैन एक्सप्लेन ऑल स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ दैट मॉलिक्यूल। तो एक स्ट्रक्चर से हम बहुत सारे फीचर्स एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाए उन्होंने रेजोनेंस के थ्रू, ठीक है। अब हमें पता है O2 इज़ पैरामैग्नेटिक, बट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया है, उनके अकॉर्डिंग O2 पैरामैग्नेटिक नहीं है। तो ये यहाँ पर हमारे पास कुछ लिमिटेशंस थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, तो हमने अजम्पशन पढ़ी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पढ़ा है ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, डिफरेंट वेव फंक्शंस कंसीडर किए हैं, एंड लास्ट इज द लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।